नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार या फिर जिसको संलाप कहते हैं, डेटा कलेक्शन यानी शोध संचयन की यह एक विधि है। तो सबसे पहले हम साक्षात्कार का अर्थ देख लेते हैं। तो साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। साक्षात्कार चयन का प्रमुख साधन है। साक्षात्कार की तकनीक में साक्षात्कार लेने वाला तथा आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार की परिभाषा। तो एम.एन. बसु ने परिभाषा दी है कि साक्षात्कार को कुछ विषयों से लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। मानेंद्र नाथ बसु जी कहते हैं कि साक्षात्कार की परिभाषा कुछ मददों पर व्यक्तियों की आमने सामने की मुलाकात या वार्तालाप के रूप में की जा सकती है। सी ए मोजर कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। तो साक्षात्कार पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता ये होती है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने होते हैं। दूसरा है आमने सामने के प्राथमिक संबंध होते हैं। तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य होता है इसका। चौथा है सामग्री संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। तो साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला उद्देश्य तो है प्रकल्पनाओं का निर्माण यानी हाइपोथेसिस का निर्माण। दूसरा उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क एवं आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचना प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है निरीक्षण का अवसर पाना। चौथा उद्देश्य है आंतरिक एवं व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना। तो हम देखते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, यानी कारक परीक्षक साक्षात्कार। तो इसका उद्देश्य किसी गंभीर घटना या घटना के कारकों की खोज करना है। उसके बाद है उपचार साक्षात्कार। इसका उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना होता है। और तीसरा है शोध संबंधी साक्षात्कार, यानी शोध संबंधी साक्षात्कार में सामाजिक घटनाओं से संबंधित कारकों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। फिर औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण है तो दो प्रकार का हो जाता है, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। तो औपचारिक साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक साक्षात्कार सूची पूर्व निर्मित होती है और साक्षात्कारकर्ता उसमें से ही प्रश्न पूछता है। वह साक्षात्कारदाता द्वारा दिए गए उत्तरों को नोट कर लेता है। इस साक्षात्कार की प्रमुख बात यह है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। उसको न तो अनुसूची के अतिरिक्त अन्य कोई प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है और न ही वह अनुसूची की शब्दावली की भाषा में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार काम करना पड़ता है, इसलिए इसको नियोजित साक्षात्कार भी कहते हैं। दूसरा था अनौपचारिक साक्षात्कार। तो इस साक्षात्कार को अनियंत्रित तथा स्वतंत्र साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। इसमें किसी विशेष पूर्व निर्मित अनुसूची की आवश्यकता नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से कुछ प्रश्न या कुछ मुख्य प्रश्न या विचार पूछता है और उत्तरदाता एक कहानी या वर्णन के रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देता है। तो साक्षात्कारकर्ता इसी वर्णन के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग विशेषकर पूर्वगामी अध्ययनों एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। उसके बाद है सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर भी साक्षात्कार दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछता जाता है और साक्षात्कारदाता उसका उत्तर देता जाता है। कभी कभी दोनों ही प्रश्न उत्तर करने लग जाते हैं और अन्य पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति से कहीं अधिक सत्य सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना रहती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के अनेक गलत उत्तरों को उसी समय ठीक कर सकता है।
इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा अनुसूची में दिए गए प्राय सभी प्रश्नों के उत्तर संभव होते हैं, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता है। अनुसूची में यदि किसी प्रश्न की भाषा कठिन हो तो साक्षात्कारकर्ता उसे सरल भाषा में समझा सकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार से अनेक भावुक एवं संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने की संभावना होती है, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उन प्रश्नों को उत्तरदाता के समक्ष अति कोमल रूप में प्रस्तुत करता है। इस साक्षात्कार के इस प्रकार की कुछ सीमाएं भी हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात सम्मिलित हो जाता है। साथ ही यह अत्यधिक खर्चीली एवं समय नष्ट करने वाली विधि है। फिर भी साक्षात्कार ही यही विधि ज़्यादा प्रचलित रहती है। उसके बाद है सामूहिक साक्षात्कार। तो इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों के समूह से कुछ प्रश्न बारी बारी पूछता है। समूह के कुछ व्यक्ति या सभी व्यक्ति इनका उत्तर देते हैं। इसे वाद विवाद सभा भी कह सकते हैं। यह बड़ी जनसंख्या में सामग्री संकलन का सर्वोत्तम ढंग है। इसमें कम कुशलता में भी काम चल जाता है, कम खर्च में और कम समय में भी काम चल जाता है, और व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना भी बहुत कम होती है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सामूहिक रूप से प्रश्न करने के कारण न तो कभी प्रश्नों के सही उत्तर मिल पाते हैं और न ही सभी व्यक्ति प्रश्न को अच्छे से समझ पाते हैं। ये इसकी सीमा है। उसके बाद अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण है। तो इस आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है, निर्देशित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार। तो निर्देशित साक्षात्कार में यह एक प्रश्नावली का रूप ले लेता है और यह बहुत नियंत्रित और व्यवस्थित होती है। प्रश्नों के प्रकार, कर्म और शब्दावली निश्चित होती है। प्रत्येक उत्तरदाता से प्रश्न एक ही क्रम में पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों का क्रम, प्रकार व शब्दावली बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। निर्देशित साक्षात्कार में दो प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। पहला है बंद प्रश्न और दूसरा है खुले प्रश्न। तो बंद प्रश्नों में संभावित उत्तरदाताओं की सुविधा के लिए प्रश्नों के नीचे दिए हुए होते हैं। उनको मुख्यतः हाँ या ना में उत्तर देना होता है। उत्तरदाता अपनी सुविधा के अनुसार हाँ या ना में उत्तर दे सकता है। दूसरे होते हैं खुले प्रश्न। तो खुले प्रश्नों में इसके नीचे संभावित उत्तर नहीं दिए होते। खुले प्रश्न उत्तरदाताओं को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। खुले प्रश्न केवल किसी बात से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। उत्तरदाता उनसे संबंधित उत्तर देता है और उसके अपने विचारों, अनुभवों व दृष्टिकोण पर वो आधारित होते हैं। उसके बाद है अनिर्देशित साक्षात्कार। तो इसमें साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। साक्षात्कारकर्ता पूर्व निर्देशित, व्यवस्थित और संगठित प्रश्न नहीं पूछता, इसलिए इसे अनियंत्रित, अव्यवस्थित या अनिर्देशित साक्षात्कार कह सकते हैं। इस साक्षात्कार में उत्तरदाता को बिना किसी झिझक के स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उत्तरदाता जो भी बात करता है, साक्षात्कारकर्ता उसमें से एक और प्रश्न निकाल लेता है। अनिर्देशित साक्षात्कार व्यक्तियों के विचार, दृष्टिकोण व भावना को मालूम करने के लिए तथ्य संकलन की एक अच्छी प्रणाली है। इसमें खुले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह अधिक खर्चीली प्रणाली है। यह साक्षात्कार अच्छे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा ही लिया जाता है, जो प्रशिक्षित और अनुभवी होते हैं। उसके बाद है केंद्रित साक्षात्कार। तो केंद्रित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता का मुख्य कार्य किसी विशेष अनुभव से संबंधित सूचनाओं का अध्ययन केंद्रित करना होता है। तो इसके लिए साक्षात्कारकर्ता पहले से ही विषय से संबंधित प्रश्न और उसके विभिन्न पहलुओं की अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है। केंद्रित साक्षात्कार केवल उन व्यक्तियों से लिया जाता है जो किन्हीं विशेष घटनाओं में भाग ले चुके हैं। यह उन घटनाओं का परिस्थितियों से संबंधित साक्षात्कार है जिनका पहले से अध्ययन किया जा चुका है, और यह साक्षात्कार निर्देशिका से आगे बढ़ता है। साक्षात्कार निर्देशिका में अध्ययन से संबंधित मुख्य पहलुओं और प्रश्नों को निर्धारित कर लिया जाता है। साथ ही उपकल्पना से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यह साक्षात्कार
सूचनादाता के अनुभव पर केंद्रित होता है, जैसे किसी विषय से संबंधित उसका दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं आदि। केंद्रित साक्षात्कार अर्ध निर्देशित साक्षात्कार है। केंद्रित साक्षात्कार द्वारा उन सूचनाओं को एकत्रित करना संभव है जो व्यक्तिगत भावनाओं, प्रतिक्रियाओं आदि से संबंधित होती हैं। साक्षात्कारकर्ता पहले से ही परिस्थिति से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर चुका होता है, उसके बाद साक्षात्कार लेने जाता है। इस साक्षात्कार के लिए बहुत अधिक सतर्कता, कुशलता व तैयारी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। जब किसी निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति को ज्ञात करना हो अथवा विकास के प्रतिमान का पता लगाना हो तो इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें सूचनादाताओं से कुछ अवधि के बाद बार बार भेंट करके सूचनाएं संकलित की जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी नगर पर बढ़ रहे औद्योगिकरण के प्रभावों को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के कई लाभ होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला, यह एक खर्चीली प्रणाली है, इसमें समय भी अधिक लगता है। दूसरा, इसके लिए स्थायी अनुसंधान संस्था का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही इसमें स्थायी सूचनादाताओं को भी खोजना पड़ता है। उसके बाद है गहन साक्षात्कार। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रतिवादी के साथ एक से एक बातचीत होनी होती है। ये साक्षात्कार हमें आवश्यक विषय पर विशेषज्ञ की राय इकट्ठा करने में मदद करते हैं। गहन साक्षात्कार सीधे आमने सामने चर्चा या फोन पर आयोजित किए जा सकते हैं। गहराई से साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा अधिक सटीक और विशिष्ट होता है। गहन साक्षात्कार तब लागू होते हैं जब आयोजित किया जाने वाला अध्ययन एक जटिल, संवेदनशील विषय पर होता है, जब किसी विशेष उद्योग में किसी अनुभवी व्यक्ति से किसी विशेष विषय पर विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। तो गहन साक्षात्कार के माध्यम से विषय पर बेहतर समझ की उम्मीद की जा सकती है और गहन स्तर पर अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। गहन साक्षात्कार के लिए सीमित संख्या में प्रतिभागियों की आवश्यकता होती है। आमने सामने के साक्षात्कार से प्रतिभागी की व्यवहारिक प्रतिक्रिया का भी पता चलता है। उसके बाद है साक्षात्कार विधि के प्रमुख चरण। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले में साक्षात्कार की तैयारी होती है और दूसरे में साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया होती है। तो पहले हम देख लेते हैं साक्षात्कार की तैयारी। तो इसमें क्या होता है, समस्या की पूर्ण जानकारी होती है। सबसे पहले हमें समस्या की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी होती है। उसके बाद साक्षात्कारकर्ता को अध्ययन विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे अपनी अध्ययन समस्या से संबंधित सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। उसे साक्षात्कारदाता के अनेक प्रश्नों और वाद विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन विषय या समस्या का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह साक्षात्कारदाता के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहेगा, जो कि अनुसंधान को सफलता के लिए घातक हो सकता है। दूसरा है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना करना। तो यह एक लिखित प्रलेख होती है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध रूप में निर्देश दिया जाता है। इसमें अनुसूची की भांति निश्चित प्रश्न नहीं दिए होते, वरना साक्षात्कार करने की संक्षिप्त रूप में पद्धति, समस्या के विभिन्न पहलू एवं अन्य आवश्यक निर्देश दिए रहते हैं और ये सभी बिंदुओं के रूप में दिए होते हैं। नीचे फुटनोट में समस्या से संबंधित विभिन्न इकाइयों व कठिन शब्दों की उचित परिभाषा भी दी हुई होती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन समस्या की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन है। उसके बाद है साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। तो साक्षात्कारदाताओं का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं पर अध्ययन निर्भर करता है। अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं में स्रोत यही साक्षात्कारदाता हो सकते हैं। तो साक्षात्कारदाताओं का चुनाव किसी भी प्रकार की निदर्शन प्रविधि द्वारा किया जा सकता है। यह अध्ययन समस्या पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की निदर्शन प्रविधि को अपनाया जाए। कभी कभी साक्षात्कारदाताओं की खोज भी करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व नर्सों की स्थिति का अध्ययन करना है तो अस्पताल अधिकारियों से डॉक्टर व नर्सों के पते आदि आसानी से प्राप्त करे जा सकते हैं।
उसके बाद है साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान। तो साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। अध्ययन व अनुसंधान की सफलता साक्षात्कार की सफलता पर निर्भर करती है। यदि साक्षात्कार सफल नहीं होता तो इसका अर्थ यह है कि सूचना भी सही प्राप्त नहीं हुई है। इस अवस्था से बचने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारदाताओं के संबंध में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया जाए। कौन व्यक्ति किस पृष्ठभूमि का है, किस प्रकृति का है, किस विचार का है, ये सभी बातें जान लेने से साक्षात्कार की सफलता की अधिक आशा रहती है। साक्षात्कार के लिए उचित समय व स्थान का निर्धारण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षात्कार के समय व स्थान का निर्धारण कर लेना चाहिए। समय व स्थान का निर्धारण साक्षात्कारदाता की सलाह से करना चाहिए। साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कारदाता से संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये तो थी साक्षात्कार की प्रक्रिया, और अब जाती है साक्षात्कार के संचालन की प्रक्रिया कि किस प्रकार से उसका संचालन करना है। तो इस स्तर पर सूचनादाता व अनुसंधानकर्ता आमने सामने होते हैं और उनमें एक अंतःक्रियात्मक संबंध स्थापित होता है। साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया के चरण बहुत सारे हैं, जैसे संपर्क की स्थापना। तो पूर्व निर्धारित समय व स्थान पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से संपर्क स्थापित करता है। तो साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता से अभिवादन के साथ मिलना चाहिए, यानी कि नमस्ते करते हुए। साक्षात्कारकर्ता को सौम्य व गंभीर पोशाक में होना चाहिए, चेहरा खिला हुआ हो, हंसमुख व्यक्तित्व हो, गले में रेशमी रुमाल या आंखों पर काला चश्मा लगाकर नहीं जाना चाहिए। साक्षात्कारदाता से मिलते ही तुरंत अपना परिचय पत्र देना चाहिए। यदि परिचय पत्र छपा हुआ है तो और भी अच्छा रहता है। उसके बाद साक्षात्कार का प्रारंभ। तो उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं सहयोग की स्थापना। साक्षात्कारदाता से मिलने के बाद परिचय देकर अपना उद्देश्य चतुरता से प्रकट कर देना चाहिए। जैसे मैं अमुक संस्था से अनुसंधान कार्य में लगा हूँ या मैं अमुक विषय पर शोध कर रहा हूँ। यदि साक्षात्कारदाता ये पूछे कि मुझे ही क्यों चुना गया है, तो जिस निदर्शन प्रविधि के द्वारा उसे चुना गया उसके बारे में बता देना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद साक्षात्कारकर्ता को उसके सहयोग की प्रार्थना करनी चाहिए। साक्षात्कारदाता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। उसका विशुद्ध उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर है मुख्य साक्षात्कार का प्रारंभ। इस स्तर पर साक्षात्कारकर्ता को पहले प्राथमिक प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे आपका नाम क्या है, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या बताएंगे, आपकी आयु क्या है। इसके पश्चात अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। पहले सरल व सामान्य प्रश्न पूछो, बाद में व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में पूछा जा सकता है। आरंभ में साक्षात्कारकर्ता को बड़ा ही सतर्क, गंभीर व तटस्थ रहना चाहिए। साक्षात्कारदाता को बोलने का अधिक अवसर देना चाहिए। स्वयं कम बोलना चाहिए, क्योंकि यदि साक्षात्कारकर्ता अधिक बोलता है तो कभी कभी अनुभवों पर भी वाद विवाद छिड़ जाता है। तो साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता द्वारा पूछने पर भी किसी दशा में दूसरे व्यक्ति का अनुभव नहीं बताना चाहिए। इससे साक्षात्कारदाता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है क्षोभकर प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे कि साक्षात्कारदाता क्रोधित हो उठे। ऐसा होने पर साक्षात्कार उसी समय समाप्त करना पड़ेगा और फिर अध्ययन भी अधूरा रह जाएगा। उदाहरण के लिए किसी चोर से यह कहना कि चोरी करना बड़ा गंदा काम है, तुमने क्यों की, ये वायदा करोगे आज के बाद चोरी नहीं करोगे, तो ऐसे प्रश्नों पर जो है उत्तरदाता क्रोधित हो जाएगा। फिर है स्मरण कराना। कभी कभी साक्षात्कारदाता अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए भावनाओं में डूब जाता है और मुख्य विषय से दूर चला जाता है। तो साक्षात्कारकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह सावधानी से उसको मुख्य विषय की याद दिलाए। वह कह सकता है कि हाँ, अभी आप कुछ कह रहे थे, कृपया उस बारे में कहिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसका। इस तरह की बातें हैं जो उसको पुनः याद दिला सकती हैं कि आप साक्षात्कार में बैठे हैं। उसके बाद कुछ सामान्य सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे
उत्तरदाता को साक्षात्कारकर्ता को ऐसे प्रश्न पूछने से बचना चाहिए जो बहुत जटिल हों। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए जिनके बारे में बहुत संक्षिप्त उत्तर आने की संभावना हो। साक्षात्कारकर्ता को भी विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। उसके बाद सूचना को नोट करना। साक्षात्कार के समय सूचना को नोट भी करना चाहिए। संकेत लिपि, आशुलिपि, संकेत शब्दों या संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। टेप रिकॉर्डर आदि का भी प्रयोग लाभदायक हो सकता है। सूचना नोट करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वार्तालाप के प्रवाह में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। उसके बाद है साक्षात्कार की समाप्ति। तो जब साक्षात्कारदाता प्रश्नों के उत्तर देते हुए रुकने लगता है या उसके बोलने की गति धीमी होने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात्कार समाप्त होने की स्थिति आ गई है। साक्षात्कारदाता के मन में चल रही आत्मग्लानि की भावना को यथासंभव दूर कर देना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता की कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। उसे आश्वासन देना चाहिए कि उसके द्वारा दी गई सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा। अंत में नमस्कार या फिर मिलेंगे कहकर साक्षात्कार की समाप्ति कर देनी चाहिए। तो साक्षात्कार की समाप्ति के पश्चात उसकी एक संतुलित रिपोर्ट अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद आता है साक्षात्कार पद्धति के गुण कौन कौन से। तो पहला गुण तो ये है कि प्रत्येक स्तर पर लोगों से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। दूसरा, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा, पारस्परिक प्रेरणा मिलती है। चौथा, भूतकालिक घटनाओं का अध्ययन संभव हो पाता है। पांचवा, मनोवैज्ञानिक अध्ययन संभव हो पाता है। और छठा है, प्राप्त उत्तरों का सत्यापन संभव हो पाता है कि उत्तर कितने सही हैं कितने गलत हैं। उसके बाद है साक्षात्कार पद्धति के कुछ दोष। तो एक दोष तो ये है कि स्मरण शक्ति का नितांत अभाव है। हमने 2 घंटे किसी का साक्षात्कार लिया, उसने इतनी बातें बताई, वो सारी बातें हमें याद नहीं रहेंगी। दूसरा है योग्य व अनुभवकारी साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता। तो जो साक्षात्कारकर्ता होता है वो योग्य होना चाहिए कि किस प्रकार से स्थिति को संभाल ले, इससे अच्छे प्रश्न पूछ ले। तीसरा है यह प्रक्रिया थोड़ी सी महंगी है। चौथा है उत्तरदाताओं द्वारा बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनका समाधान एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये था सामग्री संचयन में साक्षात्कार विधि की भूमिका, या फिर जिसको संलाप विधि कहते हैं। धन्यवाद।